हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जीएस ज्योग्राफी में। और हम लोग देख रहे हैं संघर्ष, हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे स्टेपी क्लाइमेट की। तो जैसे हम लोग पिछले एपिसोड में हम लोग अलग अलग टाइप के क्लाइमेट्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने ट्रॉपिकल 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 रेन फॉरेस्ट, फिर सवाना ग्रासलैंड, हॉट डेजर्ट वगैरह देख लिया, उसको पढ़ लिया। तो आज हम बात करेंगे स्टेपी क्लाइमेट के बारे में। इस स्टेपी क्लाइमेट हम लोग इसके लोकेशन और स्टेपी टेम्परेट और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, इसका इसका जो स्टेपी क्लाइमेट के बारे में, इसके नेचुरल वेजिटेशन और इसका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पर एक छोटा नोट्स है, उसको देखेंगे हम लोग। एक यूँ कहें कि एक सरसरी निगाह में आज इसको पढ़ेंगे 10-15 मिनट की वीडियो में। तो तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो स्टेपी, जिसको हम लोग टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट भी कहते हैं, ये क्या है आखिर। ये स्टेपी क्लाइमेट जो है, इसका एक बॉर्डरिंग रीजन है। कहाँ कहाँ के बीच में? मेडिटेरेनियन रीजन और जो इंटीरियर कॉन्टिनेंटल टेम्परेट ग्रासलैंड है, उसके बीच में। फीचर्स, इसका जब फीचर्स की बात करें तो ये एक सेमी एरिड है। स्टेपी क्लाइमेट जो सेमी एरिड है, ये किसके ट्रॉपिक और पोलर रीजन के बीच में इसको देखा गया, ये पाया जाता है। ये जो है वेस्टर्लीज जो विंड है, वेस्टर्लीज के रास्ते में इसके क्षेत्र में पाया जाता है। और जो रिमोट फ्रॉम मारिटाइम इन्फ्लुएंस, जो मारिटाइम समुद्री इन्फ्लुएंस, समुद्री प्रभाव से काफ़ी दूर देखा जाता है, इसको देख पाया जाता है। ग्रासलैंड्स आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस। ये जो स्टेपी ग्रासलैंड है, ये पेड़ यहाँ नहीं पाए जाते, ये ट्रीलेस होता है। ग्रासलैंड्स आर जनरली डिस्टिंक्ट इन नेचुरल वेजिटेशन आज दो लाइन साउदर्न हेमिस्फीयर। ये जो ग्रासलैंड साउदर्न हेमिस्फीयर में जो घास पाया जाता है, उससे ये नेचुरली वो अलग है यहाँ से, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर जो काफ़ी मॉडरेट क्लाइमेट होता है, बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एक्सट्रीम क्लाइमेट को झेलते हैं ये लोग। चलिए एक्सट्रीम क्लाइमेट कैसे एक्सट्रीम क्लाइमेट झेलते हैं, इसको देखेंगे। वेयर इज द ग्रासलैंड्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स आर कंपेरेटिवली वार्मर इन समर। ये जो ग्रासलैंड है उत्तरी गोलार्ध में, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और ठंड में भी ये बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में ऐसा नहीं है। वहाँ का टेम्परेचर, एनुअल टेम्परेचर रेंज बहुत ही कम है, इतना ज़्यादा इसके हिस्सा नहीं है। तो पहले अब देखते हैं कि इसका जो विस्तार है, स्टेपी जो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्टेपी जो ग्रासलैंड है या स्टेपी क्लाइमेट है, उसको स्टेपी ग्रासलैंड के आधार पर इसका स्टेपी क्लाइमेट को डिफाइन किया गया है। स्टेपी क्लाइमेट यानी कि एशिया का जो टेम्परेट, एशिया और यूरोप यानी यूरेशिया का जो टेम्परेट ग्रास कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, उसके आधार पर उसे यहाँ पर स्टेपी कहा जाता है। ये जो है इसका विस्तार जो है, यदि देखें तो हम बाल्टिक सी से लेकर वो आगे ये मंगोलिया तक इसको देखा जाता है। ये लगभग 2000 मील है इसकी। जब मंगोलिया और जो मैंचूरियन रीजन है, इसको यहाँ पर इसको पुस्ताज कहा जाता है, जबकि उत्तरी अमेरिका में ये इसको प्रेरीज कहा जाता है। और ये कनाडा से लेकर मैक्सिको तक ये देखा जाता, इसका विस्तार देखा गया है। इन साउदर्न हेमिस्फीयर जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर द नैरो एशिया जो दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पर जो इसका एक कह सकते हैं इसको जो टेम्परेट पोर्शन है, इसका ये काफ़ी पतसकरा पाया जाता है इसमें, इसलिए यहाँ पर ग्रासलैंड भी जो है इसका फैलाव बहुत कम है। इन केस ऑफ पंपास, यदि पंपास की बात करें अर्जेंटीना और उरुग्वे में, ये ग्रासलैंड जो है ये समुद्र के ठीक बगल में है, इसलिए ये यहाँ पर एक इसका मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है, यहाँ पर समुद्री प्रभाव है, जिसकी वजह से ये यहाँ काफ़ी मॉडरेट क्लाइमेट होता है। इन साउथ अफ्रीका द ग्रासलैंड जो जबकि दक्षिण अफ्रीका में जो ये ग्रासलैंड है, ये सैंडविच है। किसके बीच? सैंडविच मतलब दो अलग अलग क्षेत्रों में, दो चीज़ों के बीच में दबा होना, यानी कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वत और कालाहारी डेजर्ट के बीच में। जैसे ही हम लोग ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से कालाहारी की ओर बढ़ेंगे, तो ये धीरे धीरे कटीली झाड़ियों में होते हुए एक मरुस्थली वनस्पतियों में विलीन हो जाता है या तब्दील हो जाता है। जबकि हम उत्तर की ओर जाएंगे तो ये एक जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, हाई वेल्ड जो है साउथ की ओर जाएंगे, तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला के आसपास ये बिल्कुल एक जो ग्रासलैंड का जो मॉडरेट क्लाइमेट होना चाहिए उस और ये बढ़ता जाएगा। इनको ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स के नाम से जाना जाता है, ये जो कि मर्रे डार्लिंग बेसिन में पाया जाता है। इसको ये मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन जो है, उस क्षेत्र में इसका विस्तार देखा गया है। अब आगे चलिए बात करते हैं इसमें। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे लाइज इन द हार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। जब उत्तरी गोलार्ध में ये जो है एक महाद्वीप का जो हृदय स्थल है, जो कि केंद्रीय भाग है, वहाँ पर इसको पाया जाता है। यदि आप इसको देखें तो एक यूरेशियन रीजन है,
वहाँ पर देखा गया है, और कुछ इसका वहाँ से आगे बढ़ते हुए ये चाइना और मंगोलिया तक फैलता है। फिर जब हम दक्षिण में आए तो इसका ये टर्की और अफ़गानिस्तान तक इसका विस्तार इसको देख सकते हैं। लेकिन अब सॉरी, ये अफ़गानिस्तान नहीं, टर्की और ईरान तक इसका विस्तार देखा जाता है। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कॉन्टिनेंटल होता है। क्लाइमेट इज़ कॉन्टिनेंटल विद एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर। यहाँ का जो एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल इन्फ्लुएंस होता है यहाँ का टेम्परेचर जो गर्मियों में 25 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कितना वेरिएशन है इसके टेम्परेचर में, -20 डिग्री मायने रखता है। हेंस हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पर एनुअल रेंज जो टेम्परेचर का बहुत नीचे है, बहुत ज़्यादा है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच वैरी करता है। कारण इसका एक समुद्री प्रभाव की वजह से, कोस्टल प्रभाव की वजह से। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस देन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एनुअल प्रेसिपिटेशन यदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो यहाँ एनुअल प्रेसिपिटेशन 50 सेंटीमीटर है, विथ मेजोरिटी ऑफ रेनफॉल इन समर। ये समर में मैक्सिमम रेनफॉल होता है, और विंटर रेनफॉल यहाँ पर लगभग 25 mm के आसपास होता है, इनकी बहुत कम होता है। इन ओकेजनल और डिप्रेशन ऑफ द वेस्टर्लीज के प्रभाव में आने की वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत स्नोफॉल और हल्की फुल्की बारिश हो जाती है। तो अब इसका एक देख सकते हैं ये ग्राफ है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है यहाँ पर रेनफॉल भी बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़े घटेगा। यहाँ देख सकते यहाँ पर भी ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड है या इस क्षेत्र में भी गर्मियों में ही मैक्सिमम बारिश होती है। जबकि यदि पिछले एपिसोड में जब हम लोग मेडिटेरियन क्लाइमेट देख रहे थे, मेडिटेरियन क्लाइमेट में होता क्या है कि जब वो सर्दियों में अधिक बारिश होती है, जबकि यहाँ पर गर्मियों में बारिश होती है। और सवाना से ये डिफरेंट कैसे है? सवाना से डिफरेंट ऐसे कि सवाना में छितरे हुए कुछ पेड़ मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पेड़ बिल्कुल भी नहीं होते। तो अब चलिए इसका मैप देख लेते हैं, इसका मोटा मोटा। चलिए सबसे पहले कि स्टेपी की देखते हैं। स्टेपी यहाँ से इसका नाम पड़ा है। ये एशिया का जो ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, कॉन्टिनेंटल टेम्परेट ग्रासलैंड है, इस क्षेत्र को स्टेपी कहा जाता है यहाँ स्थानीय भाषा में, रशियन और यूरोप में इसको। तो इसके नाम पर इसका नामकरण स्टेपी हुआ, और इससे मिलते जुलते क्लाइमेट्स को हर जगह इसको स्टेपी ग्रासलैंड के नाम से, क्लाइमेट के नाम से पुकारा गया। अब यदि यहाँ पर देखें तो अब उत्तरी अमेरिका में इसको प्रेरीज के नाम से जाना जाता है, जिसका विस्तार कनाडा से, उत्तर में कनाडा से लेकर दक्षिण में मैक्सिको तक इसका फैला हुआ है। और दक्षिण अमेरिका में इसे बस इसी ग्रासलैंड को एक पंपास के रूप में जाना जाता है। ये पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे का क्षेत्र है। यदि इसको देखें इसकी, तो यहाँ पर ये हमारा समुद्र है, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर, जिसका प्रभाव यहाँ पर रहता है, जिसके कारण जहाँ की जो जलवायु है एक स्टेपी की तरह इतनी एक्सट्रीम नहीं होती। और फिर ये वेल्ड है यहाँ पर, जो कि कालाहारी डेजर्ट और कालाहारी मरुस्थल, और फिर ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वत के बीचों बीच है, और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स। अब यदि हम इसके देखें तो प्रेरीज और स्टेपी, पंपास और डाउन्स, ये कृषि के लिए काफ़ी उन्नत प्रदेश है। कृषि का विकास यहाँ बहुत अधिक मैकेनाइज्ड कृषि की जाती है। हालांकि यहाँ का जो पर एकड़ पर यूनिट प्रोडक्शन जो है वो बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत कम है, लेकिन क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है और मैकेनाइज्ड फार्मिंग की जाती है, तो ऐसे में पर व्यक्ति जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा हो जाता है। जबकि पर यूनिट, यानी यदि ज़मीन को यूनिट माना जाए तो यहाँ पर प्रोडक्शन कम है, लेकिन यदि व्यक्ति को यूनिट माना जाए तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। चलिए अब आगे देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन ऑफ स्टेपीज़। तो स्टेपीज़ का जो, जैसे हम लोग बात कर चुके हैं कि स्टेपी नेचुरल वेजिटेशन जो है वो है यहाँ का जनरली घास है, ये ग्रासलैंड है, यहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन घास है। और ये इसका जो डिफरेंस होता है जगह जगह पर सिर्फ इसकी डेंसिटी और क्वालिटी के आधार पर। और यदि देखें ट्रॉपिकल सवाना और स्टेपी का जो डिफरेंस है, वो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये यहाँ पर बिल्कुल ही पेड़ नहीं पाए जाते। स्टेपी रीजन में पेड़ नहीं पाए जाते, जबकि सवाना में जहाँ तक छितरे हुए पेड़, बिखरे हुए पेड़ देखे जाते हैं। रीजन्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वेयर द रेनफॉल एवरेज अबव 50 सेंटीमीटर, द ग्रासेस आर टॉल। उत्तरी गोलार्ध में जहाँ की वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर या इससे अधिक है, वहाँ पर जो है घास लंबे होते हैं, ताज़े होते हैं और पौष्टिक होते हैं। और जो है कि ये एक जिसे लॉन्ग प्रेरीज या लॉन्ग प्रेरी या फिर लॉन्ग ग्रास, प्रेरी ग्रास या लॉन्ग स्टेपीज के रूप में जाना जाता है इनको।
इसका जो एग्ज़ाम्पल है उत्तरी अमेरिका और रसिया और यूक्रेन का जो रीजन है ये क्षेत्र, और एशिया या फिर इसको जो एशियाटिक स्टेपी भी कहा जाता है, जो रसिया और यूक्रेन का जो क्षेत्र है। तो जब इस मैप में हम देख लेते हैं ये कहाँ पर है, ये जो रीजन है यहाँ पर, ये उसको लॉन्ग ग्रास या स्टेपी या फिर लॉन्ग ग्रास प्रेरी कहा जाता है इसको। और यहाँ पर घास, लंबे घास होते हैं, बारिश भी ठीक ठाक होती है। और हालांकि इस वजह से ये काफ़ी आर्थिक और सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। यदि हम विश्व युद्ध की बात करें या फिर हार्टलैंड थ्योरी की बात करें तो इसमें इस क्षेत्र को काफ़ी तरजीह दी गई है, जो एशिया, रसिया और यूक्रेन का जो रीजन है वो। वेयर द रेनफॉल इज़ लाइट, जहाँ पर की वर्षा 50 सेंटीमीटर या इससे कम होती है, मिट्टी की गुणवत्ता थोड़ी कम खराब होती है, वहाँ पर जो है घास जो है कुछ छोटे पाए थे, इसको शॉर्ट स्टेपी ऑफ ग्रास शॉर्ट स्टेपी इसको कहा जाता है। द ग्रासेस आर नॉट ओनली शॉर्टर बट ऑल्सो वायरी, यहाँ जबकि घास जो है सिर्फ छोटे नहीं होते बिल्कुल, ये फिर ये तार जैसे बिल्कुल नुकीले होते हैं, और फिर ये इसके और ये ज़्यादा ताज़े भी नहीं दिखते और पौष्टिक भी नहीं होते, जिसके कारण ये क्षेत्र जो है इन क्षेत्रों में स्टेपी और सवाना में ये अंतर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ का जो घास है, ये घास कभी सवाना की तरह मरुस्थलीय वनस्पति में धीरे धीरे ये बदलने लगता है। और यहाँ पर पशु जो एनिमल फार्मिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये बहुत टफ हो जाता है और यहाँ पर कृषि कार्य भी नहीं किया। लेकिन हाँ, जबकि इन क्षेत्रों में यदि सिंचाई की प्रबंध कर दिया जाए तो ये फिर वो परिस्थितियाँ बदल जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्लाइमेटिक, अब आगे स्टेपी वेजिटेशन की बात करते हैं। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रास आर क्वाइट डिफरेंस ट्रीज। अब यहाँ पर देखिए कि घास के लिए जो पानी की मात्रा होती है 25 से 50 सेंटीमीटर सालाना, मतलब सफिशिएंट है, उसमें वो सर्वाइव कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से फल फूल सकते हैं। जबकि यही कंडीशन पेड़ों के लिए बहुत ही बुरा कंडीशन है, और ऐसे में यहाँ पर पेड़ बहुत ज़्यादा नहीं उग पाते। लेकिन और पेड़ों को बढ़ने में जो सबसे बड़ा जो और एक बाधा है कि एक ग्रीष्म ऋतु होता है जिसमें कि वो सूखा रहता है, और शीत ऋतु में पेड़ों का जो विकास है वो संभव नहीं है, वो बहुत स्लो होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ को इस क्षेत्र में पेड़ों के लिए एक मतलब स्थिति को थोड़ा विपरीत बनाती है, जिसके कारण यहाँ पर पेड़ नहीं पाए जाते। ट्रीज आर वेरी स्केयर इन स्टेपीज बिकॉज ऑफ इस कारण वही है, हम यहाँ पहले ही बात कर चुके हैं, बहुत कम बरसात है और लंबा सूखा है और काफ़ी कठिन यहाँ का जो कष्टकारी विंटर होता है, जो -20 डिग्री आप समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो ग्रासलैंड ही, जो घास भूमि ही सबसे ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाती है। कारण है इसका कि जो सूखा का या फिर ग्रीष्म या फिर सूखे का जो मौसम होता है या फिर जो ठंडी मौसम होती है, आप देखते हैं कि घास जो है बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में, डोरमेंट कंडीशन में वो पड़ी रहती है, और फिर जैसे ही उसको एक फेवरेबल कंडीशन मिलता है और वो काफ़ी तेज़ी से उग जाता है, उगाती है। लेकिन यहाँ से जैसे हम पोलवार्ड बढ़ते हैं, पोल की ओर बढ़ने पर कुछ कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसको कि वुडेड स्टेपी वगैरह कहा जाता है। लेकिन यहाँ से थोड़ा स्कैटर एंड फ्यू, जबकि ये बहुत कम, इसकी संख्या बहुत कम है, ये ऐसे क्षेत्र बहुत कम है। जब हम इक्वेटर की ओर बढ़ते हैं तो ये ग्रास जो है धीरे धीरे, ये जो ग्रास लैंड है धीरे धीरे वो एक घास की लंबाई छोटी होती जाती है और फिर झाड़ियों की संख्या बढ़ती जाती है और ये कांटेदार झाड़ियों का एक में तब्दील हो जाती है, और फिर ये धीरे धीरे जाके सवाना में विलीन हो जाती है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ का जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की। स्टेपी, जैसे कि हम लोग देखें, स्टेपी एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, काफ़ी एग्रीकल्चर कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ का कृषि जो बहुत विकसित है, इसका कारण है कि यहाँ का जो सॉयल मिट्टी है वो बहुत ही रिच है, ह्यूमस से बहुत ज़्यादा रिच है। कारण है कि यहाँ तेज़ बारिश होती नहीं है, 50 सेंटीमीटर मैक्सिमम बारिश है, ज़मीन समतल है, क्योंकि घास उगता है, घास फिर मर जाता है, फिर उसी के ऊपर घास परत दर परत, अब जैसे देखिए एक परत घास का यहाँ होगा, ये मर गया, फिर इसके ऊपर दूसरी परत, फिर इसके ऊपर तीसरी परत, कई जगह पर तो कई मीटर तक ये ह्यूमस की एक परत देखने को मिलता है, कई मीटर तक ये देखने को मिलता है, जिसके कारण ये काफ़ी उपजाऊ हो जाता है। और जहाँ पर, और ये सिर्फ यहाँ अनाज जिसमें कि गेहूँ और मक्के की मुख्य रूप से गेहूँ और मक्के की खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ पर
काफ़ी एक्सटेंसिव फार्मिंग की जाती है, जहाँ किसानों का अटेंशन जो होता है फसल के प्रति बहुत कम हो पाता है, क्योंकि एक आदमी के हाथ में बहुत ज़्यादा ज़मीन होता है, जिसके कारण ये मैक्सिमम ये इस तरह की खेती करते हैं, गेहूँ और मक्के की। यदि हम प्रेरीज की बात करें, प्रेरी यानी उत्तरी अमेरिका की, तो वहाँ पर मक्के की खेती होती है। जबकि पम्पास अर्जेंटीना की बात करें तो वहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में देखें तो मक्का, गेहूं और दलहन, तिलहन, ये बहुत सारे अलग अलग तरह की खेती की जाती है। यहाँ तक कि फल सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं। और इस चूँकि आप जानते हैं कि जैसे कि कृषि का विकास होगा जिन क्षेत्रों में जहाँ कृषि विकसित होगी, वहाँ पर पशुपालन के लिए एक मजबूत आधार मिलता है। और चूँकि यहाँ पर ग्रासलैंड है, यहाँ पे ये घास की अधिकता होती है, जो कि खुला या खाली ज़मीन है, वहाँ पर घास बहुत अधिक उगेंगे। प्राकृतिक रूप से अच्छा घास और पौष्टिक घास उगता है, जो कि पशुपालन को अच्छा सपोर्ट देता है। उसके अलावा जो उनका जो कृषि अवशिष्ट है उसके आधार वो भी पशुपालन को एक सपोर्ट देता है। और ये सारे कंडीशन इस क्षेत्र को डेयरी, पोल्ट्री और एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट में काफ़ी अग्रणी बना देता है। जैसे कि इस क्षेत्र की अर्जेंटीना को देखें तो हम अर्जेंटीना मटन, बीफ, दूध वगैरह चीज़ों, चमड़ा, इन चीज़ों के निर्यात में काफ़ी आगे है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया भी ऊन का एक सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। इस तरह से ये सारी चीज़ें इस क्षेत्र को, और जो प्रेरी है या फिर सॉरी स्टेपी जो ग्रासलैंड है, ये हमारे लिए, वो हमारे यहाँ प्लैनेट के लिए, हमारे यहाँ तक कि हमारे भरण पोषण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस ग्रासलैंड काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है हमारे लिए, हमारे भरण पोषण के लिए। तो अब चलिए, अब एक बार फिर से देख लेते हैं पीछे वेजिटेशन स्टेपी का, फिर एक नेचुरल वेजिटेशन, और ये इसमें जैसे कि अल्फा घास और एक दो घास जो कि यहाँ का, सॉरी इसको मैंने इस वीडियो में डिस्क्राइब करना भूल गए। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक आगे चलकर। जो कि वहाँ का नेचुरल जो घास था उसके जगह पर कुछ पौष्टिक घास, लॉरेंस और अल्फा घास जो है, जिसकी खेती, मतलब जिसको रिप्लेस कर दिया गया वहाँ के नेचुरल वनस्पतियों को इसके द्वारा, ताकि पशुपालन को बेहतर सपोर्ट दिया जा सके। हालांकि इसके अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग एनवायरनमेंट सेक्शन में इसको देखेंगे। तो ये था हमारा आज का स्टेपी ग्रासलैंड। चलिए हमारे इस वीडियो को आप लोग देखिए, यदि कुछ कमी तो होगी ही, चाहे कमी हो तो उस पर कमेंट कीजिए, उसको बताइए, ताकि मैं सुधार सकूं और वीडियो को और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूं। और जहां तक हो सके वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको मैंने जो मेहनत किया उसका कोई फ़ायदा आपको ना मुझे मिल पाएगा। वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। भले ही मेरे लिए वो कमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, भले ही हमेशा आप पॉजिटिव कमेंट करें या जैसे भी करें, बट कमेंट कीजिए तब तक के लिए। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।